हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार अभिजीत स्टडी सेंटर से। और आज हम एक नई पहल लाने जा रहे हैं। यह पहल एमपी बोर्ड के उन बच्चों के लिए है जो बच्चे हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं और उनके पास ऑनलाइन मटेरियल नहीं होते। अब आप अभिजीत स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे बही खाता, अर्थशास्त्र और व्यवसाय अध्ययन को पढ़ेंगे और आपके रिजल्ट की जिम्मेदारी अब से हमारी होगी। केवल आपको हमारे क्लासेस को अटेंड करना है और रेगुलर क्लासेस को देखना है। तो आइए इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं आप सबकी कक्षा 12वीं की पहले चैप्टर से, जिसका नाम है साझेदारी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि साझेदारी होती क्या है। तो मेरे छात्रों, आप देखिए कि साझेदारी का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में सहमति बनाकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं और लाभ हानि का बंटवारा करने के लिए सहमत होते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? साझेदारी। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार भी साझेदारी की परिभाषा यही बताई गई है कि सर्वप्रथम उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। दूसरा, किसी न किसी व्यवसाय के लिए ही साझेदार आपस में सहमत होते हैं और उन साझेदारों के बीच सहमति होना जरूरी है और सहमति के साथ साथ जो भी लाभ या हानि होगा उसका वो आपस में बंटवारा करेंगे। तो देखते हैं कि जब हम साझेदारी की विशेषता समझते हैं तो पहली विशेषता आती है दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी गठन में एक समान लक्ष्य के साथ कम से कम दो व्यक्तियों को साथ आना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक फर्म के गठन में कम से कम दो साझेदार हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक फर्म का गठन करने के लिए व्यक्तियों की अधिकतम संख्या की एक सीमा है। कहने का मेरा मतलब है कि साझेदारी करने के लिए एक कितने सदस्यों की संख्या होगी वो कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी नियम 2014 में बताया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अधिकतम संख्या 100 की निर्धारित की गई है और कंपनी नियम 2014 के अनुसार अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। दूसरा, हम समझते हैं अनुबंध या समझौता। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अनुबंध या समझौते का परिणाम होता है। जो व्यवसाय चलाते हैं वह लाभ हानि बांटते हैं। यहां पर आपको यह समझना है कि जब उनके बीच समझौता हो रहा है तो वो समझौता या तो लिखित हो सकता है या तो मौखिक। समझिए बात, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि समझौता साझेदारों के बीच एक आधार होता है जो यह बताता है कि या तो यह लिखित रूप में हो या मौखिक समझौता भी वैध है। यानी आपको ध्यान देना है कि आपके एमसीक्यू में यह क्वेश्चन आ सकता है कि साझेदारी का जो समझौता होता है वो लिखित या मौखिक कैसा होता है। तो हम बताएंगे कि दोनों होता है। अगला देखिए, व्यवसाय। समझौता किसी व्यवसाय को चलाने के लिए होता है, न कि किसी परिसंपत्ति को खरीद लेना ही साझेदारी कहलाती है। मेरे बच्चों, समझिए आप कि जैसे मान लीजिए कि राम और श्याम दोनों मित्र हैं और दोनों मित्रों ने एक जगह जमीन खरीदी, यह साझेदारी नहीं है। वह साझेदारी तब होगी जब वह जमीन केवल किसी व्यवसायिक उद्देश्य के लिए खरीदी जा रही। अगला देखिए, पारस्परिक अभिकरण। साझेदारी का एक व्यवसाय सभी साझेदारों द्वारा फिर या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जा सकता है। इस कथन के दो महत्वपूर्ण आशय होते हैं। पहला, व्यवसाय चलाने के लिए प्रत्येक साझेदार अधिकृत है और दूसरा, सभी साझेदारों के बीच आपस में एक पारस्परिक एजेंसी का संबंध विद्यमान है। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय चलाने के लिए प्रमुख होने के साथ साथ दूसरे साझेदारों के लिए एक अभिकर्ता भी है। वह अपने काम के द्वारा दूसरों को फर्म के व्यवसाय के हित में आबद्ध कर सकता है और दूसरों के कामों से उनके साथ संबंध हो सकता है।
पारस्परिक अभिकरण का संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि पारस्परिक अभिकरण एजेंसी के तत्व का अभाव है तो कोई यह कह सकता है कि यहाँ तथाकथित साझेदारी नहीं है। पारस्परिक अभिकरण का मतलब है मेरे बच्चों कि साझेदारों का आपस में जुड़ाव होता है और साझेदार आपस में सहमति बनाकर, ये भी हो सकता है कि केवल एक ही साझेदार व्यवसाय चलाए, हो सकता है कि सब साझेदार मिलकर व्यवसाय चलाएं। आप यह समझिए कि जैसे LIC का एजेंट होता है, उसी तरह से फर्म में मिलने के बाद साझेदार अपने फर्म के अभिकर्ता होते हैं, एजेंट होते हैं। अगली क्लास में हम समझेंगे कि किस तरीके से आप साझेदारी को अपने एग्जाम में किस तरीके से इसके आंसर को लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, एमपी बोर्ड में 60% थ्योरी आती है और उसके लिए आप अभिजीत स्टडी सेंटर से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक हिंदी मीडियम के छात्रों तक पहुंचाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लगातार आपकी कक्षाएं आपके बोर्ड तक ली जाएंगी। धन्यवाद।